बताइए क्या कर रहे थे प्रदर्शन पे? प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग मिक्सचर क्या बेटा? पेपर, यस यस। कैसा हुआ आपका पेपर वैसे? हाँ, कितने मार्क्स है आपके? एक सेकंड रुको। क्या नाम है आपका? सम्यक, सम्यक मेहता। 27, 37 एंड 31 100 में से। तो क्या 300 में से 100 के आसपास के आते हैं कि आपके एडमिशन मार्क्स इस बार कम आए? इस बार कम आए। वैसे कितने आते हैं? पिछली बार कितने आए थे? और कम आए थे 300 में से कितना बताया था? 150 से ज्यादा नहीं है। क्या गलती हो रही है वैसे आपसे? गलती क्या हो रही है आपसे? कैलकुलेशन में टाइम लगता है या सिली मिस्टेक हो जाती है, क्या है प्रॉब्लम? कुछ पता नहीं। मतलब आपको जैसे जो क्वेश्चन सामने आते हैं वो आपको क्या टफ लगते हैं, क्या है प्रॉब्लम? मतलब छोड़ देते हो या तुक्का लगाते हो, क्या नेगेटिव ज़्यादा करते हो? हाँ, मतलब वो अटैम्प्ट इसलिए कम होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब मेरे को लगता है कि और अच्छी करनी चाहिए। मतलब आपको नहीं लगता है कि ऐसा कि मतलब उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं जल्दी से निकाल दूँ तो मैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ? मतलब आपको क्या लगता है कि किस वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं? अच्छा, ट्राई करो कम से कम आपको 200 से ऊपर आप लेकर आओ। ये एक आइडियल स्कोर है। तो ज़्यादा अभी ठीक है। अभी तो क्या है कि अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसे मत लेना आपकी भाई ये फाइनल, मतलब तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं। हो सकता है कि आगे अपन अच्छा स्कोर करें। ये चैप्टर है, मान लो चैप्टर आपको टफ लगता हो तो हो सकता है इस वजह से तो आपके मार्क्स कम आते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपसे। लेकिन ओवरऑल जो है कि आपका तो पेपर जो है वो तो पूरे सिलेबस में से आएगा फाइनली। थोड़ा सा अच्छा स्कोर ही आएगा, लेकिन ये है कि जितना आप कर सकते हो उतना करें। आपका नाम क्या है? रौनित। रौनित के भी लगभग वही मार्क्स हैं। आप लोग क्या कहाँ से एग्जाम दिया था आपने? यहीं से दिया था? पास पास बैठे थे या दूर दूर थे?
बोलते हैं अच्छा हीटिंग का कोई स्कोप नहीं है मतलब ऐसे हाँ मतलब वही ठीक है ठीक है। किसके बेटा एटॉमिक के हाँ मतलब ऐसा तो नहीं है लेकिन वेटेज ज़्यादा रहता है मतलब एटॉमिक का वेटेज अपने आप में उसको ज़्यादा ही यस आपका नाम क्या अक्षिता आपका क्या है स्कोर आपके 107 मार्क्स है ना आपकी तो भी ठीक है आपके मैथ्स में से कम क्या हो जाएगा बेटा अच्छा चलिए मिस्टेक ज़्यादा हो गया ठीक है ठीक है और अच्छा कर सकते हैं आप आपके भी यही रहता है कि 100 के आसपास अटेम्प्ट करना अच्छा तो ये जो मार्क्स आए केमिस्ट्री में ये ऑर्गेनिक है और आपका आपका भी यही रहता है जैसे 100 के आसपास स्कोर या और थोड़ा और इम्प्रूव मतलब 138 है बाकी कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं यस क्या करें फिर पेपर निकालिए एक बार मैं भी एक सेकंड एक सेकंड मीन्स का निकालो ना पहले आप मीन्स का निकालो देन आप मीन्स का निकालो ना यस बेटा मीन्स में ये है ना आपका पेपर से फर्स्ट क्वेश्चन था इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जी वाला ना दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स में ना हाँ इसमें अपना इन और इसका फिजिकल का तो आई थिंक सेकंड क्वेश्चन है हाँ तो इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा सेकंड के बाद में आपका है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है सिक्स्थ है फिफ्थ में डाउट है क्या कह रहा है बेटा फिफ्थ एक बार देखते हैं कि radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is x, then the de Broglie wavelength of electron in third Bohr orbit is nearly. तो अगर अपन de Broglie wavelength की बात करें तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2 pi r is equal to n lambda ठीक है तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिस लैम्डा रिप्रेजेंट्स द de Broglie wavelength है ना और ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्स ठीक है ना तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस एक्स है तो आपको बोला है कि थर्ड बोर ऑर्बिट की आपको
डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है। तो हम जानते हैं रेडियस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, 0.529 n स्क्वायर बाय z, ये एंगस्ट्रॉम में अपना आंसर है। अब अगर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना, तो उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी रेडियस की बेटा, जिसको अपन r नॉट बोलते हैं, उसको a नॉट भी बोल सकते हैं, 0.529 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, x दी हुई है ना, 0.529 आपके लिए x है। एंड देन आपके पास में थर्ड ऑर्बिट है ना, तो थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 0.529, ठीक है ना, और n की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 9/1 हो जाएगा, सही है। तो इसको मैं क्या 9x बोल देता, हाँ। तो अब आपको रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, जिसको अपन r3 बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो r3 आपको 9x दिया, तो 2πr n लैम्डा, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए आप रेडियस कैसे मतलब लैम्डा कैसे निकालेंगे कि 2πr r की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, 9x रखेंगे, है ना, 9x। हाँ अब ये, हाँ बिल्कुल डिवाइडेड बाय 3 तो n भी तो आएगा ना, है ना, कितना हो जाएगा 6πx हो जाएगा लैम्डा, हो जाएगा बेटा 6πx। आई थिंक इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। फिफ्थ के बाद में सिक्स नहीं है अपना, सेवन्थ एट्थ है, एट्थ में कोई डाउट, एट में तो हो गया, नाइन के बाद में नहीं है अपना, और इसके बाद में आई थिंक आप भी बता दो मुझे, 17th है, हाँ 17 तो बेटा अपन ने किया था ना क्लास में, Br3O8 वाला, तो इसकी स्ट्रक्चर तो अपन ने बनाई थी ना क्लास में, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये ना, Br3O8 है ना, ट्राइब्रोमो, है ना, तो इसकी स्ट्रक्चर तो अपन ने क्लास में बनाई थी ना, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो Br3O8 के जब अपन ने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, Br3O8, हाँ है ना, तो ये तो अपन ने क्लास का ही क्वेश्चन है बेटा ये तो, हाँ। नेक्स्ट आप बताएं मुझे कौन सा क्वेश्चन, सेक्शन 2 में कोई डाउट, हाँ 19th, ये बॉर्न हेबर साइकिल वाला बेटा, ये बॉर्न हेबर साइकिल तो आपको सर ने पढ़ाया होगा ना, ये तो अभी अपन ने पढ़ाई नहीं। बॉर्न हेबर साइकिल, सुनो मेरी बात, बॉर्न हेबर साइकिल अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह होता है ना, जैसे अपन इसको फिजिकल में भी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है ना, तो ये जब आपको सर ने सॉल्युबिलिटी पढ़ाया था तब नहीं बताया क्या, बताया होगा डेफिनेटली, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है उसमें अपन बोलते हैं कि लैटिस एनर्जी होती है ना, हाँ, एंड देन आपके हाइड्रेशन एनर्जी होती है, देखिए एक बार आप, ये डेफिनेटली वहां पढ़ते हैं अपन, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है वैसे, सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं ना अपन, इसका आंसर देखो, इसमें अपन को क्या दिया हुआ है, डेल्टा H1 और डेल्टा H2 दिए हुए हैं, ठीक है ना, और डेल्टा H3 आपको दिया हुआ है, डेल्टा H4 आपको दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि द करेक्ट रीजन इफ A2B इज completely soluble in water, तो देखो A2B soluble होगा कब, जब आपका बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कम होगी निकलने वाली एनर्जी से,
बात समझ लो, अगर अपन इसका डायग्राम बनाएंगे तो अपन को समझ में आएगी ये बात। लिखवा रखा है, बताया ना सर ने। इसका आंसर नहीं दिया हुआ क्या? इसका इसका आंसर एक सेकंड रुको, 19 का मुझे देखना पड़ेगा। 19 का बी दिया हुआ है, बी बॉम्बे। बॉम्बे इसका आंसर है, मतलब डेल्टा H3 इज ग्रेटर देन डेल्टा H2। हाँ, ए क्यों नहीं है, चलो एक बार देखते हैं। आपका डी है। देखो इसमें आपको बोल रहा है कि अगर ए टू बी सॉल्युबल है कंप्लीटली, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि डेल्टा H1 जो है ना वो कम होना चाहिए। डेल्टा H1 क्या होना चाहिए बेटा? ये कम होना चाहिए, ठीक है ना। किससे कम होना चाहिए? डेल्टा H2। हाँ, ए टू बी इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, ये भी ठीक है कि भाई अगर आपके पास में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने मोड नहीं लगाया। यहाँ पे मोड लगा के अपन को वैल्यू बतानी थी, मतलब एक्चुअली जैसे मान लो डेल्टा एच हमें थोड़ी ना पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हम तो ये बोलेंगे कि ये जो टोटल डेल्टा है ना, डेल्टा एच है ना, वो नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एच नेगेटिव होने से क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, आपने ये इक्वेशन देखी है ई डेल्टा एस वाली? नहीं, ये आपने देखा डेल्टा जी, आपने देखा है क्या सॉल्युबिलिटी में? डेल्टा जी से नहीं देखा क्या आपने? देखो इसमें क्या होता है कि आपका अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा जी के चांसेस है कि वो भी नेगेटिव हो जाए, लो टेम्परेचर पर। देखो क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि कोई सॉल्ट जब पानी के अंदर डिजोल्व होता है ना बेटा, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। यस और नो बेटा? कोई भी सॉल्ट जब पानी में डिजोल्व होगा तो आयंस में डिजोल्व होता है। जब वो आयंस में फैलेगा, टूटेगा आयंस में, तो क्या मैं कह सकता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि उसमें रैंडमनेस बढ़ेगी। मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि गैस किसी एक मतलब बलून से बाहर आती है, तो बलून के अंदर तो वो कंफाइंड स्पेस में है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आएगी तो वो पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो उसकी रैंडमनेस बढ़ गई, वो कहीं भी जा सकती है। उसी तरह से आयंस जो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे, लेकिन अब वो पानी में डिजोल्व होने के बाद में सब जगह फैल गए, तो इसको बोलते हैं एंट्रोपी। एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एंट्रोपी। तो रैंडमनेस का बढ़ना यानी एंट्रोपी का बढ़ना। तो अब यहाँ पर अगर कोई मॉलिक्यूल पानी में डिजोल्व हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना, मतलब रैंडमनेस बढ़ेगी, आयंस ज्यादा मिलेंगे अपन को उसमें। तो ये डेल्टा एस आपका एंट्रोपी को इंडिकेट करता है और ये वैल्यू पॉजिटिव। एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। और डेल्टा एच क्या बता रहा है हमें, ये एंथैल्पी यानी एनर्जी चेंज को बता रहा है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? एक तो अपनी लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है ना, और एक आपकी हाइड्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व है। तो अगर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा नेगेटिव हुई, मतलब ये तो होती है आपकी पॉजिटिव, है ना, और ये होती है आपकी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर अपन इसका सम देखें, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी का सम देखें, तो ये नेगेटिव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए नेगेटिव? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव है, इसी तरह सम ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू शुड बी नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये जो डेल्टा जी है ना, इसको बोलते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अगर डेल्टा जी का की जो वैल्यू आ रही है ना, अगर वो नेगेटिव होती है, सुनना ध्यान से, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है ना, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो भी प्रोसेस है ना, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? हाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, फिर और ज्यादा और सिंपल टर्म में मुझे समझाओ कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा? हाँ, फेवरेबल नहीं,
स्पॉन्टेनियस का मतलब नेचुरली। जनरली हम इसको ऐसा समझते हैं कि लिक्विड होता है, ये होता है नेचुरली, जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, नेचुरली है सब। तो अब ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा नेचुरली, मतलब उसमें हमें कुछ ऐसे स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब इस केस में डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो डेल्टा एस पॉजिटिव, सुनना ध्यान से, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो टीडीएस क्या हो जाएगा? टी मतलब टेम्परेचर है यहाँ पर, टीडीएस क्या हो जाएगा? ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, केल्विन वाला टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव तो डेल्टा जी। तो अब अपन इस क्वेश्चन पे आए और इस क्वेश्चन पे देखें, तो आपके पास में दो तरह की जो एनर्जी दी हुई है ना, उनमें हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया कि ये जो A2B सॉलिड है ना, इसमें डेल्टा H2 एनर्जी देकर के इसको एक्वस में कन्वर्ट कर दिया। तो एक चीज समझे यहाँ पर ध्यान से कि ये जो डेल्टा H3 है ना, सुनना ध्यान से, ये डेल्टा H3 पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को हीट दे रहे हैं, और नेगेटिव मतलब हीट रिलीज हो रही है। तो डेल्टा H3 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? हाँ, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर मैं बात करूं क्या डेल्टा H4 की, तो डेल्टा H4 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ये नेगेटिव होगा, यही तो हाइड्रेशन एनर्जी है। डेल्टा H4 इज हाइड्रेशन एनर्जी, और डेल्टा H3 क्या है? तो वो कौन सी एनर्जी उसी उसको भी अपन लैटिस एनर्जी बोलते हैं। देखो लैटिस एनर्जी दोनों तरीके से डिफाइन होती है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर लैटिस, है ना, तो वो मिनिमम एनर्जी लैटिस एनर्जी होगी। और इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब लैटिस बनता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी आप किस रेस्पेक्ट में देख रहे हो उस पर डिपेंड है। तो यहाँ पर ये भी आपकी क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी ही कहलाएगी। क्लियर है? लैटिस तोड़ रहे हो ना आप, आयनिक कंपाउंड, तो ये लैटिस एनर्जी है। तो डेल्टा H3 आपकी लैटिस एनर्जी है, और ये आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है, और भी आपको वैल्यू दी हुई है। अच्छा, ये डेल्टा H2 क्या है? एक सॉलिड जो ना, ये सम ऑफ बोल सकते हैं ना, ये लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का सम है। तो लैटिस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी का जो सम है ना, वो आपका डेल्टा H2 है। बस ये रिलेशन है। अब इसका मतलब आपके पास में ये वाली यानी डेल्टा H4 ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए डेल्टा H3 से। लेकिन ये ऑप्शन में क्या क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन को देखें, तो फर्स्ट ऑप्शन में तो बेटा ये तो आपका जो डेल्टा H1 है ये क्या बता रहा है, चलो बताओ, डेल्टा H1 क्या बता रहा है आपको? नहीं, ये लैटिस नहीं है बेटा, देखो ये देखो, ए सॉलिड प्लस B2 is converted into A2B। ये पहले गैशियस में कन्वर्ट होगा, और ये गैशियस जो है ये A प्लस गैशियस में कन्वर्ट होगा, ये आपका टूटेगा 2B बनाएगा, है ना, और ये फिर आपका B माइनस में कन्वर्ट होगा गैशियस, ठीक है, और ये दोनों कंबाइन करें ये लैटिस बनेगा।
तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, वही एनर्जी आपके डेल्टा एच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो हो जाएगी आपकी सब्लिमेशन एनर्जी और ये हो जाएगी आपके कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी IE1, और ये भी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, और ये भी ये बॉन्ड डिसोसिएशन है। तो ये क्या होती है सब्लिमेशन, ये पॉजिटिव होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पॉजिटिव मतलब आपको देनी पड़ती है, और आयनेशन एनर्जी ये भी पॉजिटिव होती है, ये भी आपको देनी पड़ती है। और यहाँ पर डेफिनेटली बॉन्ड बन रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिव, तो ये एनर्जी रिलीज है मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और फिर यहाँ से हम इस पॉइंट तक, और ये आपका डेल्टा एच। तो क्या हम इसकी कहानी देख रहे हैं, डेल्टा एच वन से का तो कोई लेना देना ही नहीं है। सॉल्युबिलिटी में हमें क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का रिलेशन देखना चाहिए। तो इस हिसाब से तो देखो डेल्टा H2 और डेल्टा H3 का रिलेशन देखें अपन, तो ये क्या होना चाहिए बेटा, डेल्टा H2, देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर ये आपका नेगेटिव होना चाहिए, सुनना ध्यान से, दिस शुड बी नेगेटिव, डेल्टा H2 शुड बी नेगेटिव। ये कौन सी कंडीशन है, जब ये कोई आपका जो A2B सॉल्ट है ना, ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, एंड देन आपके पास में ये जो डेल्टा H1 है ना, जो डेल्टा H3 है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ऐसे कुछ है। तो आपसे इन दोनों में रिलेशन पूछा है, डेल्टा H3 और H2 में, ठीक है ना। तो H2 नेगेटिव होना, नेगेटिव इसी डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है ना H2 के केस में, देख लो आप, मतलब ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा ना, डेल्टा H2 इज लेस देन डेल्टा H3, तो ये तो नेगेटिव है ना और ये पॉजिटिव है। हाँ, अगर वो मोड लगा देता तो हम कोई आंसर ही नहीं दे पाए, क्यों, क्योंकि मोड में हमें थोड़ी ना पता है कि वैल्यू किसकी ज्यादा है किसकी कम है, हम तो केवल यहाँ पे साइन के बेस पे बात करें। इंटीजर टाइप में कोई डाउट, जल्दी बताओ अभी आप। हो गया, एडवांस निकाल लो। हाँ एक सेकंड, क्या, अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया आपने, और आपने, अच्छा आपका एडवांस हुआ था ना, अच्छा आपका हुआ था लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, अच्छा री अटेम्प्ट भी नहीं किया, अच्छा अच्छा, ठीक है देख लेना, वैसे तो इसमें सॉल्यूशन है, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, हमने प्रॉब्लम ऑफ मिक्सिंग देख लिया था, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑफ इंटरमीडिएट्स, हेडिंग लगाइए आप, प्रॉब्लम ऑफ इंटरमीडिएट्स, बता दूं मैं, प्रॉब्लम ऑफ इंटरमीडिएट्स, हेडिंग लगाइए प्रॉब्लम ऑफ इंटरमीडिएट।
देखिए बेटा यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, एक रिएक्शन से इस चीज को समझते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इंटरमीडिएट को। कि मान लीजिए मेरे पास में एक रिएक्शन है A प्लस बी और इससे प्रोडक्ट बन रहा है I प्लस मान लीजिए C प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब एक दूसरी रिएक्शन मैंने कंसिडर की जिसमें I प्लस B से मुझे कोई प्रोडक्ट मिला E प्लस, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या कहता है कि आपको A के मोल्स भी दे देता है और आपसे पूछता है कि F के मोल या F का मास कितना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो I हम ले रहे हैं, ये I एक तरह से क्या हो जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। सही बात है, इंटरमीडिएट। हाँ बेटा, हाँ मोरलेस अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, मतलब एक तरह से सीक्वेंस ही तो बन रहा है एक तरह से, इसके बाद में ये इसके बाद में सीक्वेंशियल रिएक्शन का ही पार्ट माना गया। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ग्राम इक्विवेलेंस से, ठीक है ना। तो वहां तो अपन ने क्या किया था, मोल्स से सॉल्व किया था, है ना, मोल्स से सॉल्व किया था। हाँ, इंटरमीडिएट के मोल्स निकाल लिए थे अपन ने और उसके बराबर करके उतने ही मोल दिया था। तो लगभग वैसा ही प्रॉब्लम यहाँ पे अपन डील करते हैं, तो देखना आप ध्यान से। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं इस कंडीशन में देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ आई, ऐसे बोल सकता हूँ। हाँ, यानी ये आपका फॉर फर्स्ट इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूँ मैं, एंड फॉर सेकंड इक्वेशन, फॉर सेकंड इक्वेशन मैं क्या लिख सकता हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I is equal to ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ F लिख सकता हूँ मैं, बोलो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर तो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ग्राम इक्विवेलेंस आपस में बराबर है, कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I इन फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I इन सेकंड रिएक्शन, क्या मैं बोलूँगा ये बराबर है? हाँ, क्यों? हाँ हाँ हाँ, दो रिएक्शन को कैसे इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कभी बराबर नहीं होंगे? हाँ, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों चीज। तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि क्या कौन क्या चीज हमें बताती है कि क्या इक्वेशंस बराबर है या नहीं है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब कहते हैं कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंस बराबर नहीं में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन एक चीज समझो कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दोनों के मोल्स तो बराबर होंगे ना। क्या मोल्स बराबर होंगे, जिसे मैं बोलता हूँ कि इस रिएक्शन में जो आई के इंटरमीडिएट के जितने भी मोल्स बने वही मोल यहाँ पर इसमें रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसका मतलब यानी मोल्स हमेशा बराबर होंगे, इंटरमीडिएट के मोल्स हमेशा बराबर होंगे चाहे ग्राम इक्विवेलेंस बराबर हो। ग्राम इक्विवेलेंस क्यों बराबर नहीं होंगे, या हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, कि हम इसमें श्योर नहीं हो सकते। तो ग्राम इक्विवेलेंस में ऐसा क्या चक्कर है, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंस होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो अब यहाँ हम ये कह रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई एन फैक्टर जरूरी थोड़ी है कि इंटरमीडिएट का जो इसमें एन फैक्टर आ रहा है वही एन फैक्टर यहाँ पर आए, इट मे बी डिफरेंट। तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले अपन इसके मोल्स निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, मोल्स निकाल। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैंने बोला कि देखो ना कि मैं बोल रहा हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, इसको मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर अपन लिखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आई इज इक्वल टू मोल्स ऑफ आई, मैं इसको एन आई लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ आई इंटू एन फैक्टर ऑफ आई। सही बात है बेटा। तो इंटरमीडिएट के मोल्स मुझे यहाँ से कितने मिल जाएंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आई
इन फर्स्ट रिएक्शन। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं जीई डैश लगा देता हूँ। जीई डैश का मतलब है कि फर्स्ट रिएक्शन के लिए अपन ग्राम इक्विवेलेंस लिख रहे हैं, ठीक है ना। डिवाइड किससे कर देंगे, इसके n फैक्टर, सही बात है। अब ये क्या है, मोल्स ऑफ आई इन फर्स्ट रिएक्शन, सही बात है। और यही मोल्स हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा कि मोल्स ऑफ आई इनटू मोल्स ऑफ आई इनटू n फैक्टर ऑफ आई। अब देखो यहाँ पर भी मैं n फैक्टर को ऐसे ब्रैकेट लगा के डैश लगा रहा हूं। तो डैश का मतलब है कि फर्स्ट रिएक्शन के लिए n फैक्टर, या इसको ऐसे लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ नीचे फर्स्ट रिएक्शन, हाँ बिल्कुल, इंटरमीडिएट में यही है कि भाई जो भी आपका इंटरमीडिएट है वो पूरा आपका रिएक्ट कर रहा है, नहीं तो वो कहाँ जाएगा बताओ। वो मतलब नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जितना इंटरमीडिएट हम काम में ले रहे हैं ना, उसको हम कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे, कंप्लीटली जैसे ऑक्सीडाइज है तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे या रिड्यूस करेंगे, कंप्लीटली करेंगे। तो ये डाउट नहीं है कि सर फिर वो क्वेश्चन में आपको देगा, आपको वो बताएगा कि इतने मोल रिएक्ट करेंगे, इतने मोल रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे उसने कहा कि यहाँ पर 5 मोल बने, ये आपको पता चल गया, और वो कह रहा है कि इसमें से 3 मोल जो है ना वो इसमें रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता चल ही गया कि इसके कितने मोल हैं, 3 मोल है। 3 मोल है तो 3 मेरे मोल्स इक्विवेलेंट फैक्टर के ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसके मोल्स इक्विवेलेंट फैक्टर के ग्राम। या वो ऐसे कह सकता है कि आपको ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, आपको एफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, और इंटरमीडिएट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ ले, कि वो ये कहेगा कि ए की इंफॉर्मेशन से हम देखो इसके मोल्स निकाल सकते हैं, एफ की इंफॉर्मेशन से इसके मोल्स निकाल सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि अगर इसमें मान लो आंसर 5 आया, इसमें आंसर 3 आया, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रिएक्शन का इंटरमीडिएट है ये कंप्लीटली रिएक्ट नहीं किया। वो तो तब हम बोल सकते हैं ना कि वैसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन पूछे कि बताओ कि इंटरमीडिएट कंप्लीटली रिएक्ट किया है नहीं किया, या कितना अनरिएक्टेड रहा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर आपके 5 आ रहे हैं और यहाँ पर 6 आ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 5 ही यहाँ से डेवलप हो रहा है और यही आपका आगे रिएक्ट कर रहा है, मैक्सिमम 5 हो सकता है। तो वो सारी प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक बार अपने एक जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें क्या पूछता है वो कि ए के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ करके एफ दे करके एफ के बारे में पूछता है, या एफ के बारे में दे करके ए के बारे में पूछता है, इसमें 2 रिएक्शन इन्वॉल्व है, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पर क्या करें बेटा कि हमने कहा कि ग्राम इक्विवेलेंस, ये देखो ये मोल्स आपके, ये एन आई आपके सेम रहेंगे और ये एन फैक्टर सेकंड का होगा। सेकंड रिएक्शन में आई का एन फैक्टर हो सकता है कि अपन ने ये ले लिया हो, और दैट इज इक्वल टू बेटा कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एफ, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एफ है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एन आई की वैल्यू कितनी है, ये है, हाँ ये लिखा ना ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ आई, ग्राम इक्विवेलेंस बराबर कर दिया ना पूरे सेकंड रिएक्शन, ये तो लिखा ना सेकंड रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंस आई और एफ के बराबर है, और आई के जो आपकी ग्राम इक्विवेलेंस से मोल्स इक्विवेलेंट फैक्टर हो गया। ये डबल क्यों लगाया मैंने, ये सेकंड रिएक्शन में आई का एन फैक्टर है, इसको ये क्या है, फर्स्ट रिएक्शन में आई का एन फैक्टर है, तो वो इट मे बी और मे नॉट बी सेम। तो फर्स्ट रिएक्शन में इस फर्स्ट रिएक्शन से हमने जो मोल्स निकाले वो यहाँ पे पुट कर देंगे अपन, सही है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रखी अपन कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ जैसे जी डैश ऑफ आई इन फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या लिखें एन फैक्टर, ये आपको दिखाई नहीं देगा शायद है ना,
ये वाला पार्ट नहीं देगा, ये दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n फैक्टर ऑफ फर्स्ट इनटू n फैक्टर इन सेकंड। ये स्टेप आपको समझ आई, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ, ये स्टेप आपको समझ आएगा, बताओ। हाँ, तो ऐसे अपन करके निकालेंगे। अगर मान लो n फैक्टर बराबर हो तो कितना पड़ जाएगा, यानी ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I इन फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ, वो तब होगा, वो तब होगा, वो C तो आपका एज इट इज है ना, वो C तो D से रिएक्ट करेगा ही, वो C तो D से रिएक्ट करेगा ही, तो D, ये D हमने अलग से डाला, मतलब जैसे पहले रिएक्शन कंप्लीट हो गई जिसमें I प्लस C बन गया, फिर अपन ने D और डाल दिया, उसके अंदर अलग से बाद में सेकंड स्टेप में अपन ने D डाला, ठीक है ना। तो फिर हम ये देखते हैं कि भाई वो जो D है वो कितना कंज्यूम हुआ, या फिर उस रिएक्शन से F कितना बना। जरूरी नहीं है, सुनना ध्यान से, जरूरी नहीं है कि मैं F ही लूँ, यहाँ पर मैं D भी तो ले सकता हूँ, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ F की जगह मैं ग्राम इक्विवेलेंस D लिख दूँ, तो मैं ये पता कर सकता हूँ ना कि भाई D ड्यूरिंग द रिएक्शन कितना कंज्यूम हुआ, है ना। तो उससे मैं पता कर सकता हूँ कि A कितना होगा, है ना, ऐसे कुछ। तो ये हो गया आपका एक बेसिक ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इसमें पहले क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिखिए आप, कि 20 ml सॉल्यूशन ऑफ KiO3, 20 ml solution of KiO3 is mixed with 20 ml solution of KiO3 is mixed with excess Ki, ठीक है ना, फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पर, फिर आगे लिखेंगे द लिबरेटेड I2 was titrated, the liberated I2 was titrated and requires, liberated I2 was titrated and requires 100 ml 0.4 molar 100 ml 0.4 molar Na2S2O3, 100 ml 0.4 molar Na2S2O3 solution, ठीक है। Find the molarity of KiO3 solution, find the molarity of what, KiO3 solution, ये क्वेश्चन। तो कैसे करें इसको, प्रॉब्लम ऑफ इंटरमीडिएट हो गया क्योंकि लिबरेटेड I2 फिर से रिएक्ट कर रही है, तो सबसे पहले तो अपन दोनों रिएक्शंस लिख लेते हैं। बोल रहा है कि KiO3 रिएक्ट कर रहा है किससे, किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, Ki से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, I2 बना रहा है, and that liberated I2 reacts with Na2S2, इसका नाम क्या है, I2 प्रोडक्ट सल्फेट, और यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलता है अपन को, थोड़ा बताएंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, I- मिलेगा एक तो, और साथ में मिलेगा Na2S4
0.46 है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि किस कब का I2 का इसमें इसका नहीं, इसका काम नहीं है। देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हाँ हाँ, तो सिंपल सी बात है कि जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे आपको ये चाहिए ना PiO3 की मोलैरिटी चाहिए, क्या चाहिए कि मोलैरिटी चाहिए ना अपन को। तो मैं देखना था क्या लिखूंगा कि मोलैरिटी को मैं क्या लिख दूं बेटा, जैसे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ये होता है किसके लिए KiO3 और दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2, ऐसे बोलेंगे। अब मुझे बताओ कि IO3 माइनस या IO3 माइनस में एन फैक्टर कितना चेंज, यहाँ पे +5 से ये 0 हो रहा है, चेंज कितना 5 एन फैक्टर। और इसका एन फैक्टर कितना बेटा, क्या इसका एन फैक्टर 5/3 आएगा क्योंकि ये -1 में है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो 5 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 20 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना हो जाएगा 5/3। सही ना, 5/3 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 10 5/3 आ गया। हाँ ये वही फॉर्मूले से ही निकाला मैंने। फॉर्मूला क्या था देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर होता है कि एन फैक्टर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इनटू एन फैक्टर ड्यूरिंग रिडक्शन डिवाइड बाय एन फैक्टर ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से एन फैक्टर निकाल लिया तो ठीक। तो यहाँ पे हम यहाँ पर एन फैक्टर पे लिख लेंगे अपन, कितना आ जाएगा चेंज कितना 1 का 2, यहाँ पर एन फैक्टर अपना जानते हैं अपन 1 होता है, बस अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो दूसरी वाली रिएक्शन का यूज करते हैं अपन और मोल्स निकाल लेते हैं I2, मोल्स ऑफ I2 इनटू n फैक्टर 2 100 ml 0.4 मोलर, 100 ml 0.4, सही है ना, 100 ml 0.4 मोलर इनटू 1 मोल्स ऑफ I2 आ गया आपके पास में 20 मिलीमोल। अब ये 20 मिलीमोल अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी ये यहाँ पर है ना, तो यानी m आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 20 ml। हाँ नहीं, लीटर में रखने का लीटर में भी रख सकते हैं, लेकिन अपन ml में रख के मिलीमोल निकाल लेते हैं ना, लीटर में निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं बता, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है फॉर्मूला, सही है। अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि मोल्स, यानी इसको ऐसे लिखो, यानी मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, तभी तो ये मोलैरिटी होगा ना। तो ऊपर नीचे मैंने मिली है, 10 का -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो मिलीमोल हो गया, नीचे ml हो गया। तो अब जैसे यहाँ पर
यानी मैं कहता हूँ कि मोलैरिटी, ध्यान से देखना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम अगर मैं एमएम में लेता हूँ तो जो मोल्स होंगे ना वो एक्चुअल में मिली मोल है। क्या बेटा? वो आपके क्या बेटा? मिली मोल है। तो अब मैंने यहाँ पे जो 20 निकाला वो क्या है? मिली। तो आप हमेशा याद रखेंगे जब भी वॉल्यूम आप एमएल में लेंगे तो मोल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अपने आप ही मिली मोल। और जो आपका आंसर आएगा वो मिली मोल। अननेसेसरी आप उसको पहले मोल्स में, आप उसको पहले लीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपका आंसर यहाँ पता है कितना आएगा? 20 इंटू 10⁻³ मोल्स। करके देख लो, 20 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब उसको मैं पहले ही मिली मोल लिख रहा हूँ तो मेरा वो स्टेप बच गया ना, जिससे कि मैं सिली मिस्टेक नहीं करूँगा। तो सेम ही तो है, वो सेम ही है, तो अलग नहीं है। आप उसको अलग अलग मत देखो, बस आप ये ध्यान रखो कि वॉल्यूम जब एमएल में होगा तो, वॉल्यूम जब एमएल में होगा तो बेटा क्या होगा? मिली मोल। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि नंबर ऑफ मिली मोल्स आपको दिए हुए हैं और वॉल्यूम निकलेगा तो किस में निकलेगा? एमएल में आ जाएगा। आप उसको बाद में लीटर में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर अभी पहला किस में आ जाएगा? मिली मोल से। नहीं तो आप पहले उसको मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करोगे, फिर आप वॉल्यूम निकालोगे 10⁻³ और फिर आप उसको मिली मोल करोगे। तो इससे अच्छा है कि हम वही पहले ही करें। क्लियर है? चलें आगे। अब मुझे आंसर बता दो। तो ये मोल्स अपन यहाँ पे रख देंगे ना, मोलैरिटी आपको निकालनी है। तो मोलैरिटी इनटू, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इसको टिक खराब हो जाएगा। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप पहले वॉल्यूम कितना लेंगे अपन? ये तो 20 ml तो आपको दिया हुआ है, m इंटू 20। एन फैक्टर कितना लेंगे अपन यहाँ पर बेटा? 5 ले लेंगे। एन फैक्टर 5 आएगा ना किसका? KiO3 का एन फैक्टर कितना है? 5। दैट इज इक्वल टू, ग्राम इक्विवेलेंस निकाल लो ना इसकी। मोल्स कितना है? 20। अब देखो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम किसमें रखा है? एमएल में रखा है ना, तो यहाँ पर भी मेरा एमएल में चलने दो, कोई दिक्कत ही नहीं। वॉल्यूम एमएल में है ना, 20 ml। देखो आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग में है ना, और यहाँ पे मैंने जो 20 ये रखा है ये भी मिली मोल, तो मिली मिली कर देंगे आपने, और यहाँ क्या आ जाएगा? एन फैक्टर इसका अब आ जाएगा 5। क्या मैं यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकता हूँ? यस। कितने आ रहा है? 1/3 इज द आंसर। समझ आया आपको कंसेप्ट? तो ये वो एग्जांपल है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आपकी मोलैरिटी जो है ना, सॉरी एन फैक्टर जो है डिफरेंट है। एन फैक्टर डिफरेंट। अब कुछ केसेस में एन फैक्टर सेम भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ आप समझ जाओगे आप क्वेश्चन को देखते, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। कर पाओगे बेटा ऐसा क्वेश्चन? चलो, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट। हेडिंग लगाइए आप, एप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो इसका इक्विवेलेंट कंसेप्ट का एक एप्लीकेशन तो हम ये देख चुके हैं कि भाई आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में दो इंटरमीडिएट हो या कुछ भी कोई कंडीशन हो अपन मोल्स निकाल सकते हैं। लेकिन एक इसका जो एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंस, टू
कैलकुलेट या टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंस। तो ग्राम इक्विवेलेंस क्या, इक्विवेलेंट मास, सॉरी इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इस टॉपिक को पढ़ने से बोल सकते हैं कि इट इज द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। अब आपसे कभी कभी वो इक्विवेलेंट मास के क्वेश्चन ही पूछते हैं डायरेक्ट, तो बताओ इक्विवेलेंट मास कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो दिक्कत नहीं कर देंगे। अब देखो इसमें हम कैसे करते हैं कि जब भी आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा जाए, ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट मास पूछा जाए तो हम इक्विवेलेंट मास दो तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। कैसे निकालते हैं कि आपके पास में या तो एग्जामिनर आपको वो मास के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि मास इंफॉर्मेशन देगा आपको, कि भाई आपको मास दे दिया कि भाई इसका इतना मास, इतना, इसका इतना मास दे देगा ग्राम्स में। एक तो या तो ये दिया, या आपको पता हो उस रिएक्शन में एन फैक्टर, रिएक्शन या जो भी आप कंपाउंड देख रहे हैं उसमें एन फैक्टर कितना है। जिस हाँ, तो जैसे हम मान लो मैं आपसे कहता हूं कि Al2O3 है, तो Al2O3 एक अगर मान लो सॉल्ट है तो उसका एन फैक्टर कितना है? 6 हो जाएगा, एन फैक्टर तो 6 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब हमें अगर सॉल्ट पता है पहले से तो एन फैक्टर निकालना बहुत आसान है, लेकिन वो ये कहता है कि एक मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है और उसमें इतने परसेंट मेटल है या इतने परसेंट ऑक्सीजन है। मेटल का ऑक्साइड है, उसमें कहता है कि उसमें 80% मेटल है, वो कहता है कि उसमें 60% मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है। अब आपको ये समझ में आ गया कि मेटल का ऑक्साइड है तो इसमें मेटल और ऑक्सीजन ही होगा। तो अगर मैं 100 ग्राम टोटल मास मान लूं तो सपोज 60 ग्राम मेटल है, उसके 60% मेटल है, तो डेफिनेटली 40% आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी। तो यानी मैं ये कहूंगा कि आपको दोनों के मास दिए हुए, यानी 60 एंड 40। तो अब आपको वो ये नहीं बता रहा कि मेटल ऑक्साइड में मेटल कौन सी है, आपसे बस ये बता रहा है आपको कि उसमें परसेंटेज ऑफ मास कितना है उसका मेटल का, या फिर ऑक्सीजन का दे देगा, वो किसी का भी दे देगा। तो या तो आपको वो ऑक्सीजन या मेटल का मास देगा, तो मास देगा तो हम इस तरह से, एक तरीका अलग है। एंड देन अगर आपको एन फैक्टर पता है, नहीं पूरा सॉल्ट ही पता है, तो आपको उसका मोलर मास भी पता होगा, एन फैक्टर का मास। तो अब जैसे अगर मास दिया हो तो मैं क्या बोलूंगा कि मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ, ये अपन बोलेंगे मेटल के लिए, दैट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और ये हम बोलेंगे ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड या जो भी कोई भी मान लो अदर आयन ऑफ नॉन इक्विवेलेंट मास, ऐसे लिखते हैं। बात समझ लो। अब आपको देखो, अगर वो परसेंटेज दे देगा तो आप मास निकाल लो, इन दोनों की मास निकाल लोगे, अगर आयन का मास निकाल लोगे, इसका मास निकाल लोगे। इक्विवेलेंट मास आपको पहले से पता है, नोन है। जैसे मान लो ऑक्साइड बोलेगा, क्लोराइड बोलेगा, सल्फेट बोलेगा, कार्बोनेट बोलेगा, नाइट्रेट, किसी का भी मेटल का कोई भी फॉर्म हो जाए वो आपको देगा, सल्फेट बोल देगा। तो उस केस में आपको उसका इक्विवेलेंट मास पता है, और फिर अननोन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो ऐसे अपन निकालेंगे, सही है। और अगर एन फैक्टर पता है अपन को, तो एन फैक्टर पता है, नहीं ये रिएक्शन की बात नहीं हो रही, अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल को कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, तो जिसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई मेटल या तो सल्फेट या क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या नाइट्रेट या कोई भी एक तरह का कंपाउंड बना, सॉल्ट बना, तो वो मेटल का जो भी आयन, एनायन वाली पार्ट होगा ना, एनायन हमें पहले से पता है कि एनायन क्या है। एंड देन एन फैक्टर से कैसे निकालेंगे,
हाँ भाई, हमें अगर इंफॉर्मेशन है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है पहले से, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है? हाँ, ये ग्राम इक्विवेलेंस होंगे ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम ये कहते हैं कि जैसे मेटल ऑक्साइड, हाँ हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं वही चीज बता रहा हूँ, मैं ये कोई चीज बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये इस तरह का कोई कंपाउंड है, इसमें हम बोल रहे हैं कि M2OX, ये X आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अब जब ये ब्रेक होगा तो आपको क्या देगा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 मोल्स ऑफ MX प्लस देगा आपको, और X मोल्स ऑफ O माइनस भी दे देगा आपको, तो ऐसा होगा ही, है ना? अब हम बोल रहे हैं कि क्या मैं ये जो चेंज है इसमें ग्राम डिफरेंस बराबर कर सकता हूँ, तो बराबर नहीं, देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो हाँ, तो ग्राम डिफरेंस बराबर कर दिया, लेकिन एक और चीज याद रखें कि मैं बोलूंगा कि इक्विवेलेंट मास, ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, equivalent mass of metal oxide is equal to equivalent mass of cation plus equivalent mass of anion, ये हम कर equivalent mass of cation and equivalent mass of, ये equivalent mass of metal oxide, ठीक है। अब ये स्टेप आपको समझ आएगी कैसे लिखा था, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से लिखा जा सकता है, और ये हमने कैसे लिख दिया, मेटल और ऑक्सीजन, ये हमने कैसे लिखा, ये हमने ऐसे लिखा होगा कि जैसे मेटल प्लस ऑक्सीजन से जब मेटल ऑक्साइड बना, हमें नहीं पता वो किस तरह का ऑक्साइड है, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई मेटल ऑक्साइड बना, तो ये मेटल ऑक्साइड में ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल, ठीक है ना, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा, O2 आ जाएगा, अगर ये रिएक्शन है तो ऐसे ही होगा ना, ग्राम इक्विवेलेंस बराबर है। तो और दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंस को बराबर करके मास बराबर इक्विवेलेंट मास, मास बराबर इक्विवेलेंट मास से, ये तो केवल अपन ऑक्साइड का एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई भी आयन है जिसके अपन को इक्विवेलेंट मास पहले से पता है, यानी नोन आयन है आपके पास, ये अननोन नहीं है, केवल अननोन यहाँ पे कौन है, मेटल। तो इक्विवेलेंट मास हम किसका निकाल रहे हैं, मेटल का निकाल रहे हैं, तो वो हमेशा या तो नोन का, अननोन का केस होगा या फिर नोन का केस होगा, तो नोन वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, और अननोन वाले में हम मास को यूज करेंगे। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन हमें करने होते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, जैसे मैं आपसे इसका एक पार्ट इससे अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था ना कि जब अपन इक्विवेलेंट मास अपन निकाल रहे थे, एन फैक्टर निकाल रहे थे किसके, आयंस के, याद है आपको? वो निकालना है एन फैक्टर ऑफ आयंस जो हमने देखा था। एन फैक्टर ऑफ आयंस निकाला, तो क्या उसमें अपन ने बहुत सारे आयंस के इक्विवेलेंट मास निकाले थे? अब ये उसका यूज करेंगे अपने, मिला नहीं मिला? बेटा अपन ने लिखा है, आपका मिला? देखो अपने काम, जब अपन एन फैक्टर निकाले थे ना शुरुआत में, एन फैक्टर जैसे एसिडिटी बेस के एन फैक्टर, शायद आपने शायद वो क्लास मिस कर दिया था। तो पॉइंट ये है कि वहां से अपन एन फैक्टर देख सकते हैं। एक बार इनको दिखा दो कौन कौन से एन फैक्टर है, एक बार दिखा दो टेबल क्या है। तो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड का कैसे लिखेंगे, 16/2 मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि मुझे AlCl3 का इक्विवेलेंट मास पता करना है, AlCl3 का इक्विवेलेंट मास पता करना है, तो आप क्या बोलेंगे सर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन, हाँ Cl माइनस, है ना। एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि कैटायन पे +3 चार्ज है, प्लस क्या हो जाएगा 35.5 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 प्लस 35.5 यानी 44.5 इक्विवेलेंट मास। किसमें नहीं 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 3 नहीं करेंगे ना, देखो मेरी बात सुनो, देखो हम ये तो कह रहे हैं कि AlCl3 का इक्विवेलेंट मास तो कैटायन और एनायन के इक्विवेलेंट मास के बराबर है, ये लिखा है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैटायन का इक्विवेलेंट मास कितना, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो ये जो अपन आप 3 की बात कर रहे हो ना, ये 3 मतलब क्या है कि वो तो उसका स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करने के लिए, स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे आप बोलोगे सर AlCl3 जब ब्रेक होगा तो सर Al+3 3Cl- में कन्वर्ट है ना, ये तो बात सही है। तो अब जब मैं इसका मोलर मास निकालूंगा तो मुझे इसका मोलर मास और इसका मोलर मास चाहिए, मतलब AlCl3 का जब भी मैं मोलर मास निकालूंगा तो मुझे एल्यूमिनियम और क्लोरीन का मोलर मास निकालने में चाहिए ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब मुझे बताओ इसका AlCl3 का मोलर मास कितना होगा, हाँ तो कितना हो जाएगा 35.5 इंटू 3, 35.5 इंटू 3 होता है 106.5, 133.5, तो 133.5 ये तो हो गया मोलर मास AlCl3 का। अब इसका इसका एन फैक्टर कितना, 3, 3 से डिवाइड करो इसको, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 44.5 पर है, और ये अपन निकाला, मतलब इसको अगर अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका कितना आएगा 44.5। तो या तो आप ऐसे निकाल लो ऐसे निकाल लो। तो अब वो क्या करता है, जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन आपसे पूछ लेगा, तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड या मेटल का जो भी है कंपाउंड वो पता होना चाहिए, एंड ऑक्साइड का आपको इक्विवेलेंट मास पहले से
तो अननोन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब इसमें क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है। कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। आपको वो इसका इक्विवेलेंट मास दे देगा, इसका इक्विवेलेंट मास आपको पहले से पता है एनायन का। अभी देखो टेबल बनी हुई है एनायन के इक्विवेलेंट मास की, ये सारी, और फिर यहाँ से वो कैटायन का इक्विवेलेंट मास। एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन में बोलेगा कि मेटल का इक्विवेलेंट मास बताओ, यहाँ मतलब मास देगा, तो ऐसे कर दीजिए। और एक आपको सिंपल सा तरीका, जैसे ये वाला, ये देखो ये वाला तरीका ही तो है, ये तो है ये तरीका, है ना। तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब इसमें जैसे मान लो मैं, अच्छा एक इसमें और टर्म अब इंक्लूड करते हैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये एक और टर्म होती है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम, है ना। तो अगर कोई गैस है तो गैस के लिए तो क्या नाम लेंगे, मोलर वॉल्यूम। एक मोल गैस का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होगा, तो मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इट्स एन, वो हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये पता होना चाहिए कि सर हाइड्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। हाँ, हाँ, तो मैंने आपसे पूछा कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों का निकालेंगे अपन। तो आप सबसे पहले अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बात करें तो कैसे हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, मान लो H प्लस में, H2 इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस, तो एन फैक्टर कितना 2 हो जाएगा ना। चेंज 1 का 2 हाइड्रोजन है तो H2 का एन फैक्टर 2 होता है। अब अगर मान लो O2 है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड में। मतलब आपको अगर ये बोल दिया ना उसने, आपको उसने बोल दिया कि ऑक्सीजन गैस का एन फैक्टर बताइए और उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो आप सीधा ऑक्साइड बना के आओ। बाकी वो डिपेंड करेगा कि ऑक्साइड बन रहा है, परऑक्साइड बन रहा है या सुपर ऑक्साइड। जैसे अब मैं आपसे बोलता हूँ कि परऑक्साइड में, हाँ जैसे परऑक्साइड की बात करते हैं तो परऑक्साइड में O2 किस में कन्वर्ट होता है, O2 2 माइनस में कन्वर्ट होता है, H2O2 होता है ना अपना, तो ये अपना O2 2 माइनस में कन्वर्ट होता है। तो अब यहाँ पर एन फैक्टर कितना, चेंज कितना, चेंज 1 का हुआ ना, 0 से -1 में चला गया ना। परऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना होता है, -1 होता है ना, तो 0 से -1 चेंज 1 का और कितना है बेटा 2। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, एन फैक्टर 2। ये स्टेप आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि परऑक्साइड में, क्यों बेटा, अब तो 2 हो गया ना, 2 × 1, ये 2 है ना यहाँ पर ऑक्सीजन। तो मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपसे बोले इक्विवेलेंट वॉल्यूम, हाँ कर, हाँ देखो देखो ये एक बार बताओ कि जैसे अपन बोलते हैं ना, ये आपका यही तो होता है परऑक्साइड, तो ऑक्सीजन यहाँ पर -1 स्टेट में तो है,
तो 0 से -1 चेंज कितना? फिर पेरोक्साइड जो होता है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1 होता है। चेंज कितना? 1 का कितने ऑक्सीजन है? 2। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें इक्विवेलेंट वॉल्यूम बताओ, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ दैट ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन जब ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है पेरोक्साइड में। इधर देखो बेटा, इधर देखो, H2O2 डिकम्पोज होता है H2 प्लस O2 होता है ना, ये हमने देखा है क्या? अभी हम ये बैलेंस कर ही नहीं रहे, चलो छोड़ो, बैलेंस नहीं करते, नहीं करते तुम बैलेंस। ये अपन ने देखा है कि देखा H2O2 का डिकम्पोजिशन, इसमें अपन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अपन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकालते हैं। ये पढ़ा आपने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, तो इसमें हम करते हैं। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ये ऑक्सीजन है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? -1 में कन्वर्ट हो रहा है। एन फैक्टर कितना है यहाँ पर इसका? 2 हो गया ना एन फैक्टर। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ O2, ऐसे बोल सकता हूँ। तो ग्राम इक्विवेलेंस को मैं क्या ले सकता हूँ? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पर? 1 ही तो होगा, क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ना बेटा। नहीं आप निकाल लो, चलो मान लो मैंने गलत लिखा, लेकिन अपन निकाल के देखते हैं। चेंज कितना? अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, है ना? तो वहां से निकाल के देखिए, करके देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि चेंज देखो, यहाँ पर -2 में है, ये 0, तो चेंज कितना? 2 का, ये चेंज सॉरी 2 का नहीं, 1 का चेंज है ऑक्सीडेशन में, और यहाँ पर चेंज कितना है? ये भी 1 का चेंज है, तो इनटू 2 हो जाएगा, एन फैक्टर 2 हो जाएगा, एन फैक्टर निकल जाता है। चेंज नहीं लिखते अपन, एन फैक्टर लिख लेते हैं, ठीक है? एन फैक्टर कितना हो जाएगा? चेंज 1। ये स्टेप आपको समझ में आएगा। ये मैंने जो 1 × 2 लिखा, 1 × 2 लिखा, समझ आया? क्योंकि अपन ये तो एन फैक्टर बोल सकते हैं कि जैसे मान लो ये इसको कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऑक्सीडेशन वाला हो गया, ये एन फैक्टर रिडक्शन वाला हो गया। तो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो कितना? 2 × 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, यहाँ से कितना जाएगा? इसलिए पहले यहाँ पे बना m × v × 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ O2, है ना? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ O2, तो ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब क्या हो गया? मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स ऑफ O2 इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर अभी भी मैंने निकाला, इसका कितना? ठीक है, अब देखो मोल्स ऑफ O2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? एसटीपी पर क्या लिखूंगा मैं? वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाय 22.4 लीटर। एसटीपी पर एट एसटी, अलग अलग कंडीशन पर ये मोलर वॉल्यूम बदल जाता है, तो ये एसटीपी पर 22.4 लीटर। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 11.2 लिख देते हैं, 11.2 लिख दें, हाँ, और इसको
और ये अगर मैं वॉल्यूम 1 लीटर ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अगर मैं वॉल्यूम 1 लीटर ले लूँ, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू m इंटू 11.2। क्या आपको ये फॉर्मूला देखना है वहाँ पर? दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो वो यहाँ से है ना। अब मोलैरिटी को मैं डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म में बदल सकता हूँ। जैसे दिस इज द मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 की मोलैरिटी है ना ये m2, तो आप इसको मोलैरिटी को परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, मतलब अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म में बदल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए बदल सकते हैं, ठीक है ना, मोलैरिटी के लिए बदल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी बदल सकते हैं। तो ऐसे करके बदलता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। ये फॉर्मूला होता है m इंटू 11.2। तो हम इसकी बातें नहीं कर रहे, हम तो इसका आ ही नहीं रहे। ये तो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया जो हमें वहां पे हमने सीखा। चला जाए आगे। तो वहां पर हम क्या डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख देते हैं, हमने डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन ये फॉर्मूले का ओरिजिन कहाँ से आया, कैसे डेवलपमेंट? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 लीटर H2O2 एसटीपी कंडीशन में कितने लीटर ऑक्सीजन देता है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड इन लीटर बाय 1 लीटर H2O2 लिक्विड सॉल्यूशन। तो अपन ने 1 लीटर ले लिया, वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया, ठीक है ना। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, H2O2 की मोलैरिटी पे। जितना ज्यादा मोलर सॉल्यूशन होगा, अब जैसे 1 मोलर सॉल्यूशन है तो वो कितना कितना ऑक्सीजन लिबरेट करेगा एसटीपी पर, 11.2 लीटर। ये 2 मोलर सॉल्यूशन है तो वो 22.2 लीटर H, है ना। ये मोलैरिटी पे डिपेंड। चलिए आगे। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। लिखिए, from 3.36 gram, from 3.36 gram of Fe, 4.8 gram of iron oxide is obtained. From 3.36 gram of Fe, 4.8 gram of iron oxide is obtained. What is the equivalent weight? What is the equivalent weight of iron? What is the equivalent weight of iron? बताएं। आयरन, आयरन का इक्विवेलेंट वेट आपको बताना है बेटा। थोड़ी सी जगह छोड़ दो, है ना, और एक और क्वेश्चन लिखो। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर अपन दोनों क्वेश्चन साथ में कर लेंगे। लिखिए आप, 3-4 लाइन छोड़ दो, ज्यादा नहीं। लिखिए आप, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट
x is एलिमेंट x is xmon, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है xmon, ठीक है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब आप एक और पॉइंट लिखिए इसमें, एटॉमिक वेट ऑफ x, atomic weight of x is a, small a, atomic weight of x is small a, atomic weight of जो आपका मेटल दिया हुआ है ना, तो क्या बेटा a। तो अब ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, एक बार अपन ट्राई करते हैं। तो पहले अपन सेकंड क्वेश्चन कर लें। बताएं, सेकंड क्वेश्चन में अपन क्या करना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मोलर मास डिवाइड बाय एन वेक्टर कर दे। तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एन प्रेशर कितना है इसका, जो उस पे चार्ज है वो, तो चार्ज देख लो आप कितना है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो ए तो हो जाएगा आपका मास, मोलर मास, और इसका जैसे अपन कैपिटल ए बोल देते हैं, तो आंसर आ जाएगा AM/2N। ये किसका आंसर हुआ, सेकंड क्वेश्चन का। AM/, ये कैसे आएगा, उसका आंसर 28.2। ट्वेंटी 25.2, 55, यार इसका आंसर 18 आना चाहिए, 18 पॉइंट समथिंग। ये बोल रहा हूँ ना 3.36 ग्राम वाले क्वेश्चन का आंसर है ना, इसका आंसर आना चाहिए 18। 56। तो हम यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंस बराबर कर देंगे। तो आयरन का मास आपको कितना दिया हुआ है, 3.36, और ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास से हम निकाल सकते हैं। तो टोटल मास आपको पता है,
एंड मास ऑफ आयरन पता है तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, यानी 4.8 माइनस 3.36 मास तो कंजर्व रहेगा, तो दैट विल बी द मास ऑफ ठीक है। बताओ आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि अब ऑक्साइड में इक्विवेलेंट मास कितना ले रहे हैं, ऑक्साइड क्या, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मैं करके बताता हूँ, एक बार देखिए आप बोर्ड पे। पहले ये बताओ सेकंड पार्ट आपको समझ आया क्या, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया क्या, नहीं आया, तो पहले सेकंड देख लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, फर्स्ट पे आ जाएंगे अपन। मैंने सेकंड सॉल्व कर रखा है तो मैं आपको बता दूँ। देखो एक बार आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना है। अब आपको मोलर मास ऑफ मेटल दिया है, और अगर मैं उसको उसके चार्जेस के डिवाइड कर दूं, जैसे अभी अपन एल्यूमिनियम के लिए कर रहे थे, तो अपन ने क्या किया था 27/3 किया था, तो मोलर मास 27 है, तो मोलर मास A, तो दिस इज 2n/m इज द चार्ज ऑन कैटायन, दैट इज n फैक्टर। ये अपन ने कैसे निकाला, ये हमने ऐसे निकाला, देखो अगर मैं चार्ज क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ना एल्यूमिनियम +3, मतलब एल्यूमिनियम की जगह यहाँ पर A है, तो A यानी चार्ज यानी नंबर, चार्ज इंटू नंबर, चार्ज इंटू नंबर, तो यहाँ से मैंने चार्ज निकाला 2n बाय, और ये अपना जहाँ पे 3 आ रहा था उसकी जगह ये बन गया, तो वो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया उसको, और ये आपका, ये तो सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट के लिए अपन क्या करना है कि इक्विवेलेंट मास बराबर करना है, तो यानी आयरन के एल का मास कितना दिया है 3.36, तो इधर देखें 3.36 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, क्या मैं बोलूँ 1.44, दिस इज मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर, देखो मैं कर रहा हूँ ना, देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन ऑक्साइड, ध्यान देना क्या लिखा है, हमें नहीं पता कि FeO बनेगा कि Fe2O3 बनेगा, देख लो आयरन ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, मैंने क्या FeO बोला था क्या, मैंने आयरन ऑक्साइड बोला था, नहीं नहीं, है ना, तो अपन को आयरन ऑक्साइड मिल रहा, हमें नहीं पता कि वो कौन सा है, तो अब मैं यहाँ पे ग्रामीण चलो बराबर भी कर देंगे, लेकिन उसमें भी फिर आयरन का जो इक्विवेलेंट मास है वो हमारे लिए अननोन ही रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहूँगा इधर देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ कि मास ऑफ Fe डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ O2, यस और नो, और यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ आयरन ऑक्साइड, अब हमें नहीं पता आयरन ऑक्साइड ही लिख रहे हैं, आयरन ऑक्साइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन ऑक्साइड को तो मैं